एक होता है कि बुकिश स्मार्ट, एक होता है स्ट्रीट स्मार्ट। जी, आपने कॉर्पोरेट में और एकेडमिक दोनों साइड के अंदर काम किया है। कौन सी फील्ड जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर लगता है? 14-15 साल पहले जाया जाए तो मैं अकेडमी की फील्ड में आना चाहूँगा। पूरे पाकिस्तान में सुई बनाने से लेके जहाज़ बनाने तक की भी अगर कोई फैक्ट्री है ना, वहाँ मेरा काम होता था। अच्छा, जो मुल्क में और मुल्क से बाहर आपने जो ट्रैवल किया, इसने आपको किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया? आज का नौजवान जो है वो बहुत जल्दी हर चीज़ हासिल करना चाहता है, शॉर्टकट्स के जरिए हर चीज़ हासिल करना चाहते हैं। पूरी दुनिया जो है वो लीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम कर रही है। किस तरीके से हम जो अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकें। लीन मैन्युफैक्चर के जरिए बहुत ज़्यादा वेस्टेज को कंट्रोल किया गया है, जहाँ पे गाड़ियों के मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्टेज निकल रही होती है। तो आप क्या समझते हैं कि आज आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, तो क्या इंडिविजुअल्स का ये किरदार होता है कि एक मदरसा सिस्टम से निकल के भी आप तरक्की कर जाते हैं? कि बच्चे को जितनी जल्दी मदरसे में हिफ्स करने के लिए डाल दिया जाए वो बड़ा बेहतर होता है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे का जो दिमाग होता है वो कोरा कागज़ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुफ्तगू विद यार के में खुशामदीद। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो एक टीचर हैं, इस वक्त लेक्चरार हैं, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड हैं, उसके अलावा ट्रेनर हैं, रिसर्चर हैं। मैं खुशामदीद कहता हूँ अहमद सिद्दीकी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अहमद आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अहमद, आपने कॉर्पोरेट में और एकेडमिक दोनों साइड के अंदर काम किया है। कौन सी फील्ड जो है या कौन सा सेक्टर जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर लगता है? सर सच पूछें तो मुझे दोनों ही जो सेक्टर्स हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने दोनों ही सेक्टर्स को सिमिल्टेनियसली साथ लेके चला हूँ। अगर देखा जाए कि शुरू में जब मैंने स्टार्ट लिया था तो उस टाइम पे मैंने इंडस्ट्री से स्टार्ट लिया था। और जब हम ग्रेजुएट होकर निकले थे तो उस टाइम पे हमें अपनी डायरेक्शन नहीं पता थी कि हमें जाना किधर है। तो आपको पता है कि सबसे इजीली और सबसे आसानी से जो जॉब्स मिल जाती हैं वो मार्केटिंग और सेल्स की मिल जाती हैं। भले से वो मार्केटिंग रैप्स हों या इंश्योरेंस बेचने वाले हों या वो बैंकिंग सेक्टर में जो उनके रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट हों। तो इस तरीके से मुझे जो जो मिलती चलती चली गई, मैं इसी तरीके से सेल्स में चलता चला गया। फिर सेल्स में पता ही नहीं चला, मार्केटिंग, सेल्स, और आखिरी के कुछ 7-8 सालों में सेल्स और प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट वो भी इन्वॉल्व हो गया। तो इसमें कब 13-14 साल गुजरे पता ही नहीं चला। तो अच्छा, लेकिन अच्छी बात ये थी कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। अच्छा, तो जॉब भी कर रहे थे, साथ में पढ़ा भी रहे थे? साथ में पढ़ा भी रहा था। तो शुरू में तो पहले मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, वो इस वजह से पढ़ाना शुरू किया क्योंकि ताकि वो अपनी पॉकेट मनी निकलती रहे। फिर आखिर में मैं फिर उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आया। तो शुरू में ये होता था कि ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस के बाद जब 5 बजे ऑफ हो रहा है तो 6 से 9 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, विजिटिंग लेक्चरर जिनको आप कहते हैं। तो समझ ले कि मैंने 2008 या 9 से पढ़ाना शुरू कर दिया था। जॉब भी उसी टाइम से ही शुरू कर दी थी। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहीं। लेकिन सेल्स के मामलात आपको पता है कि हर महीने आप पे तलवार टारगेट्स होते हैं, वो अचीव करने होते हैं। एग्जैक्टली। तो वो जो आखिरी का जो हफ्ता होता था 10 दिन, वो हमारे लिए समझ लें कि वो ऐसा होता था कि ज़िंदगी और मौत वाला, कि अब पता नहीं पहली तारीख को हम जाएंगे ऑफिस और नोटिस पड़ा हुआ होगा कि अगला महीना कंटिन्यू कर लो या खुदा हाफिज है। तो इस असना में मैंने रियलाइज़ किया कि आखिर ये चीज़ कब तक चलेगी। अच्छा, जब बड़ी डेजिग्नेशंस वाले लोगों को जब हम देखते थे कि यार ये कितने सुकून से बैठे हुए होते हैं, लाइक कि अगर हम बात कर लें डायरेक्टर सेल्स या डायरेक्टर मार्केटिंग या GM लेवल के, वो सुकून से बैठे तो हम कहते हैं यार इनको तो कहीं जाना नहीं होता, ये बैठे हुए होते हैं, हमें रोज़ सेल्स के ऊपर भेज रहे होते हैं, तो इनकी जॉब कितनी सुकून की है। तो लेकिन जब मैं भी एज अ हेड ऑफ सेल्स मार्केटिंग के डिपार्टमेंट पोजीशन तक पहुंचा, देन आई वाज रियलाइज, जब उस कुर्सी पे खुद बैठे तो पता चला कि ये इतनी आसान नहीं है। फिर दिल कहता नहीं वापस वहीं पर ही आ जाओ, तो वो और ज़्यादा खतरनाक पोजीशन होती है। जब आप इस मूवमेंट पे क्या लगता है कि वो गलत फैसले थे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वो उन 13-14 साल ने मुझे वो लर्निंग दे दी। वो हम कहते हैं ना, एक होता है कि बुकिश स्मार्ट, एक होता है स्ट्रीट स्मार्ट। तो जब आपने सड़कों की खाक छानी होती है ना, इवन कि अगर मैं कहता हूँ अगर आप मुझे कराची के किसी भी शहर कोने में छोड़ देना, मुझे कराची अल्हम्दुलिल्लाह फिंगर टिप्स पे याद है। नहीं, अगर हम रिवाइंड कर दें जिंदगी के 10-15 साल पीछे चले जाएं
तो आज दोबारा उसी अंदाज से आएंगे नहीं या उस सेल्स वाली हाँ, फील्ड से फिर तो उस मैं पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर मैं उस टाइम पे सोचूंगा मैं शायद प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन, जी। एक होता है ना ऑफिस वर्क, सुकून हाँ, से हाँ। काम करने वाली, जो मैंने कहा मैं वहां जाऊंगा। तो क्योंकि वो बड़ा टफ टाइम गुजारा है, जी। सर्दी हो, पानी हो, बारिश हो, सैलाब आए, कुछ भी हो, आपको बाइक पकड़ के सेल्स के ऊपर निकल जी। जाना है। तो सेल्स की जॉब बड़ी टफ होती है। फिर आगे जाके वो एक अलग बात थी कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस मिली, ड्राइवर मिला, गाड़ी मिली, वो भी कोई तकरीबन 4-6-5 साल गुजारे, लग्जरीज मिली, मोबाइल फ़ोन हमें मिलता था, बड़ा शौक था कि कोई तकरीबन 7-8 साल तो मैंने कभी मोबाइल में बैलेंस ही नहीं डलवाया, मोबाइल कंपनी की तरफ से मिलता था। फिर बाद में पता चला मोबाइल हमारे ट्रैक हुआ करते थे। अच्छा क्योंकि सेल्स में तो उमूमन लोग जो है ना वो स्कैम करते हैं इस तरह के। बहुत स्कैम होते हैं, हाँ। वो अब अपने 10 काम हो जाते हैं, जी हाँ। पता ही नहीं चलता था। लेकिन जब इस फील्ड में आया कि जहाँ मैं ऑफिस वर्क में बैठना पड़ता था, तो 5 बजे हम सोचते थे ये हमारा काम कौन करेगा। तो 10 काम होते थे, तो वो सारे काम रह जाते थे। लेकिन अगर अभी मैं सोचता हूँ कि अगर 15-20 साल पहले रिवाइंड किया जाए, 14-15 साल पहले जाया जाए, तो मैं अकेडमिया की फील्ड में आना चाहूँगा। क्योंकि एक तो इस वजह से आना चाहूँगा, एक तो ये बड़ा रिस्पेक्टेबल, जी हाँ। और जो कुछ आपने लर्निंग की होती है, और व्हेन यू डिलीवर टू समवन, जब आप स्टूडेंट्स को, दूसरे लोगों को डिलीवर कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। ये तो और प्रोफेशन ऑफ प्रॉफिट्स है, एकेडमिक्स में तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। एग्जैक्टली फिर वहाँ से फिर कंसल्टेंसी की तरफ वो किस तरह से ख्याल आया कि अब कंसल्टेंसी करनी चाहिए? बिल्कुल। असल में ये जो मेरे 13-14 साल जी। थे सेल्स के, इसमें मैंने सिर्फ कराची में ही सेल्स नहीं करी, हम्म। ऑल ओवर पाकिस्तान। अच्छा। क्योंकि मेरा जो डोमेन था वो इस तरीके से था, पूरे पाकिस्तान में सुई बनाने से लेके जहाज बनाने तक की भी अगर कोई फैक्ट्री है ना, वहाँ मेरा काम होता था। अच्छा। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग में, तो पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें बहुत कम कर रहा होता है, इंस्टेड ऑफ कि ऐसे हम ही लोग असेंबल कर रहे हो। कर रहे हैं ऐसे ही बिल्कुल। तो हम लोग सारी चीज़ें बाहर से मंगा रहे होते हैं, और हर कंपनी में कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स, उनकी एसेसरीज, इवन कि अगर हम सबसे लीस्ट बात कर लेना टेक्नोलॉजी की, तो वो भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो किस तरह जहाँ की पे कंपनीज का आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा जी, है? मैं क्या रहा मैन्युफैक्चर जी, असेंबल करते थे या जी, जी। मैन्युफैक्चर करते थे? मैं असल में रहा हूँ एज अ मिडिल मैन। ओके। तो मेरा ताल्लुक होता था पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रीज के साथ और बाहर की तमाम इंडस्ट्रीज के साथ। अब वो चीज़ें कि उसमें क्या क्या आ जाती है, मेरी होती थी सारी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स। अगर आप बात कर लें ऑयल एंड गैस सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, शुगर सेक्टर, फूड इंडस्ट्री, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, शुगर, ये सभी टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं। एग्जैक्टली इन तमाम सेक्टर्स में अगर जी हम हाँ। बात कर लें, सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर की जी। अगर हम बात कर लें, तो इसमें देखें आप कितनी सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हाँ। हैं, ओएमबी, ओजीडीसीएल, पीपीएल, यूईपीएल, नहीं तो फील्ड ही पीआरएल। सारी अब टॉप ये लिस्टेड इतने है सारी ना, आ और जाती इसके हैं। अंदर कंपनीज भी जो हैं अब वो स्टॉक एक्सचेंज की सबसे एग्जैक्टली मुनाफा टॉप जो कमाने लिस्टेड बिल्कुल कंपनीज ऐसी हैं। कंपनीज हैं सारी। अच्छा, अब जैसे कि मैं ये बात बता रहा हूँ, फॉर सपोज अगर हम बात कर लें पीपीएल की, इसकी जी। कोई तकरीबन मोर देन 15 फील्ड्स हैं मुख्तलिफ शहरों में। तो उन मुख्तलिफ फील्ड्स के ऊपर जाना, और फिर इस तरीके से 15 सेक्टर्स हैं, तो मुख्तलिफ शहरों में जाना, इन तमाम इंडस्ट्रीज़ के अंदर तमाम इक्विपमेंट्स बाहर के लगे हुए होते थे। तो हमारे पास जो कैटेगराइज फील्ड होती है वो तकरीबन मोर देन 500 कैटेगरीज होती थी, जो हम बाहर से इंपोर्ट करवाते थे। मेरा काम ये होता था कि मैं निकल जाता था एक एक 2-2 हफ्ते के लिए बाहर दूसरे शहरों में। कंपनीज हम लोग डिसाइड कर लेते थे कि इस शहर में इस पट्टी के ऊपर इतनी सारी कंपनीज हैं, तो एक दिन में 3 या 4 इंडस्ट्रीज निपटा लेनी है, उन पे वहाँ पे विजिट कर लेना है। वहाँ से हम काम पकड़ते थे, अपने यहाँ पे ऑफिस में भेजते थे। डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट्स होते थे अकॉर्डिंग टू द इक्विपमेंट वाइज। वो उनको हम लोग अपने जो कुलीग्स होते थे उनको काम देते थे, वो वहाँ से फिर प्रोक्योरमेंट करते थे, बाहर की कंपनी से राब्ता करते थे। बाहर की कंपनीज उनको कहती थी ठीक है हम देने को माल प्रोवाइड, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो वो फिर मुझसे अप्रूवल करवाते थे, और फिर यहाँ की कंपनीज को हम प्रोवाइड किया करते थे सामान। तो उसमें ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं ये सारी आ जाती थी। और इसमें आपको पता है नेटवर्किंग हमारी फिर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, और फिर लोग आते हैं जाते हैं, और फिर हम लोग यही नहीं शेखुपुरा, मुल्तान, इस्लामाबाद, तमाम सेक्टर्स में हम लोग जाते थे। और समटाइम्स ऐसा होता था कि मेरा मुल्क से बाहर भी जाना रहा या सिर्फ मुल्क में ही? जी, मुल्क से बाहर मेरा 2-3 ममालिक में जाना रहा, इंडस्ट्री से रिलेटेड भी और अकेडमिया से रिलेटेड भी। तो इसने जो मुल्क में और मुल्क से बाहर आपने जो ट्रैवल किया, इसने आपको किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया? अच्छा, कभी मुल्क से बाहर जाने का सोचा नहीं था कि कोई कंपनी बाहर भेजेगी। हम लोग दूसरों का सुनते थे, लेकिन जब खुद उस स्टेज के ऊपर पहुंचे कि हाँ भाई, जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाए, एक्सपोजर आ जाए, तो फिर कंपनीज, इंडस्ट्रीज आपको बाहर भेज रही होती है। तो जब बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ, मेरा फर्स्ट टाइम जो था वो फिर मैं गया था अकेडमिया के थ्रू। ओके।
तो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में 1952 में वो वजूद में आई थी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर ऑफ बेल्जियम एंड फ्रांस, आइजैक, ओके जी हाँ AIESEC, बिल्कुल बिल्कुल फेमस ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान में 2004 या 2003 में इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसके थ्रू मेरा जाना हुआ। और जब मैं वहाँ बाहर ममालिक गया तो मैं तो हैरान रह गया, मतलब मेरा पहली दफ़ा ही जाना हुआ थाईलैंड। तो वहाँ कोई तकरीबन मैं 6 महीने के लिए गया, वहाँ देखा मैंने, चीज़ें एक्सप्लोर करी। अच्छा, मेरी क्योंकि डेवलप हो चुकी थी आदत इस तरीके से कि नेटवर्किंग, लोगों से मिलना और इंडस्ट्रीज़, तो वहाँ जो हमारा ऑफिशियल टाइम होता था वो हम ऑफिशियल टाइम गुजारते थे 1-2 बजे तक, लेकिन उसके बाद मैं इंडस्ट्रीज़ में खुद से जाता था देखने कि उनकी वर्किंग क्या है, लोगों से मिलता था, विजिटिंग कार्ड्स उनके लेता था कहीं बाहर काम आए। और वहीं पे रहते रहते फिर मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, तो इत्तेफाक से वहाँ की एक चलागोंग यूनिवर्सिटी, जिस तरह की हमारे कराची में बात करें जैसे फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है या कराची यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ की यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ाने का मौका भी मिला। और वहाँ के कुछ NGOs के साथ मैंने काम किया, उनके साथ फिर मैंने कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई। अच्छा। तो वहाँ रहते हुए कॉन्फ्रेंसेस, हमारे पास मुख्तलिफ डेलीगेशंस आया करते थे उस ज़माने में, मुख्तलिफ ममालिक से जो कि उनके करीब होते थे, लाइक कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार। तो उनकी कॉन्फ्रेंसेस हर महीने होती थी। तो मैं चूँकि कॉन्फ्रेंसेस यूनिवर्सिटी में हमें इतनी कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई थी हमसे कि हमने समझ लिया घोल के पी लिया था, तो इट्स अ पीस ऑफ केक। तो वहाँ हमने जब कॉन्फ्रेंसेस करवाई तो उन्होंने देखा कि यार ये पाकिस्तान से एक लड़का आया हुआ है जो इतना इन्वॉल्व है कॉन्फ्रेंसेस करवाने के लिए। इस स्पार्क कॉन्फ्रेंस के नाम से 2011-12 की 13 की बात बता रहा हूँ, तो वो बड़ी मशहूर हुई वो हमारी कॉन्फ्रेंसेस। तो उसी टाइम पे कंबोडिया ने मुझे ऑफर करी कि 6 महीने में, 6 महीने आप हमारे यहाँ गुजारें, 6 कॉन्फ्रेंसेस करवाएं, आपका फूड, अकोमोडेशन, लोकल ट्रैवलिंग, वहाँ की सारी चीज़ें, सब कुछ आपके लिए फ्री। अच्छा, तो वो कंबोडिया के ही लोगों के लिए थी या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस थी जिसके लिए आपको इंगेज किया गया? वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस थी। अब उसमें ये था कि जो भी चाहे अप्लाई कर दे, उनकी मखसूस एक कॉस्ट होती थी। और अभी भी ऐसे ही है कि ये कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत ऑफ़र करती हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो ख़ासतौर पे UAE में, थाईलैंड में, मलेशिया में, क्योंकि आपको एनवायरनमेंट भी बड़ा अच्छा मिलता है, साथ में काम भी होता है और आपको बहुत अच्छे बीचेस मौजूद हैं, बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट मौजूद है। तो कॉन्फ्रेंसेस का ट्रेंड अभी भी इन्हीं ममालिक के अंदर ज़्यादा है। तो ये जो कॉन्फ्रेंसेस का ट्रेंड है ये कभी ना ख़त्म होने वाला है। इसमें आपकी सबसे अच्छी जो होती है ना, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग हो रही होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो रहा होता है, आप में लीडरशिप स्किल्स आ रही होती है, टीम मैनेजमेंट आ रही होती है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स आ रही होती है, निगोसिएशन स्किल्स आ रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर आ रही होती हैं तो वो चीज़ें आपको टूवर्ड्स आपको ले जा रही होती हैं टू बिकम हाउ टू बिकम अ लीडर। तो वो आप एक लीडर की खुसूसियात वो सारी आप में पैदा हो रही होती हैं। अहमद, आप एक सेल्फ मेड पर्सन हैं, आपने बड़े इनिशियल लेवल से काम का आगाज़ किया और माशाल्लाह आप वेल टू डू हैं, आपने बहुत सी कामयाबी माशाल्लाह हासिल की हैं। आज का जो नौजवान है, क्योंकि आप पढ़ा भी रहे हैं, इंटरेक्ट होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट से, आज का नौजवान जो है वो बहुत जल्दी हर चीज़ हासिल करना चाहता है, शॉर्टकट्स के ज़रिए हर चीज़ हासिल करना चाहता है। किस तरह से उनको एडवाइस करते हैं कि नहीं, ये ज़िंदगी जो है ये स्टेप बाय स्टेप चलने का काम है, अगर तुम बहुत जल्दी हर चीज़ हासिल करना चाहोगे तो बहुत सी चीज़ों को मिस कर दोगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें जो आजकल बड़ा एक नाम चल रहा है जेन ज़ी जनरेशन। जी हाँ। तो ये जेन ज़ी को हम पढ़ा रहे हैं, इनसे वास्ता पड़ रहा होता है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इनको हर चीज़ शॉर्टकट में चाहिए। अच्छा, ये चीज़ चाहिए क्यों होती है, वजह क्या होती है? इसके पीछे जो मैंने स्टडी की है वो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि जब मोबाइल फ़ोन नया आया था, टच वाला मोबाइल आया था, तो हमारे पास ये क्या होता था, रील्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। जी। रील्स का कॉन्सेप्ट क्यों बना, वो इसी वजह से बना क्योंकि लोग, अब जो जनरेशन है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारी चीज़ें देखें। हम क्या होता है, रील्स देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं, पूरा मूवीज़ देखने का टाइम नहीं होता, उनसे हमें पता चल जाता है। तो ये जो जनरेशन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक वो कहते हैं ना एड़ियाँ नहीं घिसेंगे, चप्पल नहीं घिसेंगे, तो वो स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें नहीं पहुंच सकते। और आजकल सोशल मीडिया पे चीज़ों को इतना एग्जैजरेट करके दिखाया जा रहा है, इतना बढ़ा चढ़ाकर, क्या वो बच्चे कहते हैं कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो 40-50 साल किसने देखेंगे जब हमारे पास गाड़ी होगी या अपना घर होगा। वो कहते हैं व्हाई नॉट के अभी हो हमारे पास। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें वो अर्न कर भी रहे हैं वो चीज़ें। एग्जैक्टली। मेरे सामने भी जेन ज़ी मौजूद है, वो बहुत जल्दी माशाल्लाह ग्रो कर रही है, जो टीम हमारी मौजूद है। नहीं, माशाल्लाह, और वो चीज़ें उनको उस तरह से जो इतनी एफर्ट हमें आपको करनी पड़ी थी,
उनको शायद इतनी नहीं करनी पड़ेगी। हज़रत अली का एक कौल है कि अपनी जो नस्लें हैं उनको आगे के ज़मानों के लिए तैयार करो। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं हम उनके साथ में गलत तो नहीं कर रहे कि जो उनकी नीड्स हैं हम रुकावट बन रहे हैं उसके अंदर? नहीं, मेरा मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि बिल्कुल हम नहीं बन रहे, क्योंकि हर एक दौर में ना एक ट्रांजिशन फेज आता है जी। जब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही थी, और मैं ये समझता हूँ दिस इज़ अ ट्रांजिशन फेज, हाँ। कि हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है। मे बी कि हमारे 10-15 कुछ सालों के बाद हम ये जो बातें अभी हम कर रहे हैं ये उस टाइम पे इतनी वैलिड ना हो। उस टाइम पे सिर्फ ये जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल अर्निंग है, सिर्फ वो दौर चल रहा होगा। तो अगर हम हमसे पहले वालों की बात करें तो जब आप देखें ना, जब मोबाइल फ़ोन नया आया था, कंप्यूटर नया आया था, तो लोगों ने कहा था ये तो हमारे मैनुअल हमारी जॉबें खा जाएगा, और ऐसा ही हुआ। कंप्यूटर जब आया तो बहुत, क्योंकि सब कुछ उस टाइम पे मैनुअल हुआ करता था, वो जॉब्स खा गया। लेकिन अब एआई आ गया तो यही बात कही जाती है। लेकिन आप देखें ना, जब कंप्यूटर आया तो कितनी सारी जॉब्स क्रिएट हुई। जी। अब एआई का दौर आ गया, तो अभी एआई में अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, ये ट्रांजिशन फेज है। तो एआई से भी रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स आने वाले दौर में डेवलप होंगी, और ये जो डिजिटल अर्निंग का दौर है ये भी आने वाले वक्तों में आएगा, इसको हम गलत नहीं कह सकते। और अच्छी बात ये कि, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे कहता हूँ कि आप बिल्कुल अर्निंग करें डिजिटली, और जो अर्न कर सकते हैं अर्न करें, लेकिन 2-3 चीज़ों को ना भूलें अकॉर्डिंग टू मी, कि एक तो पढ़ाई को कभी ना छोड़ें, क्योंकि जो आपकी बेस और फाउंडेशन है ना, उसी के ऊपर ही सारी इमारत बनती है। और अगर आप इस तरफ लग गए, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ आपको अर्निंग करना ही नहीं सिखाती है, डिग्री नहीं देती, नॉलेज देती है, आप जिंदगी कैसे गुजारेंगे, एक अच्छा इंसान बनाती है सोसाइटी में। लेकिन अभी तो बहुत से ऐसे लोग, इंडिविजुअल भी, इदारे भी हैं, वो बात ये करते हैं कि सब छोड़ो, और जितने भी दुनिया के बड़े लोग हैं वो स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, तो तुम भी सब एजुकेशन छोड़ो, और वो यही है कि सोशल मीडिया पे आ जाओ, फ्रीलांसर हो जाओ और काम करो। अगर सारे ही आ जाएंगे इस तरफ तो फिर उसमें भी फिर कंपटीशन हो जाना, और फिर उनका क्या होगा। अच्छा, ये चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि सबके लिए वो पीस ऑफ केक नहीं है, मेरा नहीं होता। हर किसी, हर कोई शाहिद आफरीदी नहीं बन सकता, हर कोई जो है वो टाइगर वुड्स नहीं बन सकता, रॉजर फेडरर नहीं बन सकता, इमरान खान नहीं बन सकता हर कोई। तो एक फेज होता है, हर किसी को अपने उस दौर से गुजरना ज़रूर पड़ता है। पेशेंस आपके होने चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वही जैसे कि आपने बात करी, आजकल की जनरेशन में कंसिस्टेंसी नहीं है। रिटेंशन टाइम जो आपने बात की ना कि रील्स के ऊपर आ गए, तो रिटेंशन टाइम बड़ा कम हो गया है, क्योंकि आप चंद सेकंड की रील्स है 30 सेकंड से 60 सेकंड के दरमियान, और आपने अगर वो नहीं समझ में आई, चंद सेकंड में आपने स्क्रॉल डाउन कर दिया। एग्जैक्टली। तो इस वजह से रिटेंशन टाइम आपका, आज का बच्चा क्लासरूम में नहीं बैठ सकता, नहीं, वो कुछ ना कुछ जो है ना, उसको बाहर जाना है, उसको एक्टिविटी चाहिए। दैट्स वाई जो एजुकेशन है वो भी पूरी दुनिया में तब्दील होती जा रही है। अच्छा अहमद, आप क्योंकि अब एजुकेशन से आपका ताल्लुक़ है, आप लेक्चरार हैं और रिसर्चर भी हैं आप, और प्रीवियसली आपका कॉर्पोरेट से भी आपका ताल्लुक़ रहा, जिसके ऊपर हमने बात की। आप क्या समझते हैं जो हमारी बुक नॉलेज है उसके अंदर क्या प्रैक्टिकल लर्निंग आपको नज़र आती है? जो हम थ्योरी पर पढ़ के आते हैं, क्या वो थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल होती है हमारी इंडस्ट्री के अंदर? सर, थ्योरी जो है मेरे अकॉर्डिंग, बुक की नॉलेज, अगर जैसे कि मैं एज अ टीचर पढ़ा रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि अगर मैंने अपना जब MBA कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने 13-14 साल इंडस्ट्री में लगाए, और अब मैं एकेडमिया की फील्ड में आया हूँ, तो मेरे पास बच्चे को और बुक को पढ़कर बताने के लिए वो 14 साल का एक्सपीरियंस है। सही। उसको मैं रिलेट करता हूँ बुक से, और मेरे पास एक एग्जाम्पल नहीं, मेरे पास 10 एग्जाम्पल्स होती हैं। अगर बच्चा इस कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा है, मैं दूसरी तरफ से घूम कर आता हूँ, वो इधर से नहीं समझ पा रहा, तो मेरे पास 10 तरीके होते हैं समझाने को। अब अगर एक स्टूडेंट जिसने MBA किया, वो टीचिंग असिस्टेंट लगा, और फिर उसके बाद वो एज अ लेक्चरर लगा, तो क्या उसके पास वो एक्सपीरियंस होगा कि बाहर रियल वर्ल्ड में वो क्या एग्जाम्पल देगा? उसके पास तो एक्सपोजर ही नहीं है, वो तो यूनिवर्सिटी से निकल के यूनिवर्सिटी में ही रहा, बाहर का एग्जाम्पल उसके पास कुछ देने को होगी नहीं। लेकिन हमें बच्चे को तैयार किसके लिए करना है? हमें क्या हर बच्चे को वहीं से पढ़ के वहीं पर ही टीचर लगे? हमें तो बच्चे को तैयार करना है कि वो बाहर मुमालिक में जाए, बाहर की दुनिया में निकले, अपने पाकिस्तान में इंडस्ट्री में जाए। तो जब टीचर के पास वो नॉलेज ही नहीं होगी कि बाहर की रियल वर्ल्ड की मैं उसको क्या एग्जाम्पल दूं, तो आप बच्चे को तैयार क्या करोगे? ये मेरा पर्सपेक्टिव है, हो सकता है कि गलत भी हो। आप क्या समझते हैं, अब ये जो जैसे सिक्स सिग्मा है, लीन मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये क्या रिलेवेंट है आज की यूथ के साथ? बिल्कुल सर, अगर मैं बात करूं सिक्स सिग्मा की, तो सिक्स सिग्मा का जो कॉन्सेप्ट आया था वो 90s के दौर में आया था, 56 या 60s में, और वो इंट्रोड्यूस करवाने वाला मोटरोला था। सही।
तो मोटोरोला ने ये कहा था कि 3.6 और मे बी 5 डिफेक्ट्स इन अ मिलियन। सपोज अगर आप 10 लाख प्रोडक्ट मार्केट में निकाल रहे हो तो उसके पास सिर्फ आपके पास चांस है कि 10 लाख में से सिर्फ 3.6 यानी कि 3.4 प्रोडक्ट गलत निकले, उसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट कोई भी आ सकता है। रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इट शुड बी द 100%। तो ये कंसिस्टेंसी, इतनी एफिशिएंसी ये आप कैसे लाएं, ये आपको बताता है सिक्स सिग्मा की जो बुक 60s और 70s में आई थी, उसके बाद से आज तक कोई बुक आ नहीं सकी है। रीजन ये है कि आप इतनी एफिशिएंसी से, इतनी एक्यूरेटली 3.6 को अगर आप उसको उसके ऊपर जा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उसको आप अचीव कर रहे हैं, तो 3.6 से ऊपर आप क्या ही जाएंगे। तो वो बुक आपको और क्या ही बता देगी। तो लेकिन लोगों ने मैंने ये सवाल किया कि जाहिर है हर चीज़ में अमेंडमेंट हो रही है, उनके नए मॉड्यूल्स आ रहे हैं, नए जो हैं एडिशंस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ नहीं नज़र आती। इसी वजह से नहीं आ सकते क्योंकि अगर कंपनीज ने 3.6 प्रोडक्ट से ऊपर जाने की कोशिश करी थी कि हम इसको भी प्रोडक्शन जो लॉस हो रही है, वो हमारे 3 मोबाइल फ़ोन भी क्यों गलत प्रोडक्शन में हो रहे हैं, उसको भी हम कम करें। लेकिन उसको कम करने के लिए उसको जो टेक्नोलॉजी और जो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा था वो उससे कहीं ज़्यादा था। तो उन्होंने कहा था ये तो हम प्रोडक्शन बचाने के बजाय उससे कहीं ज़्यादा लागत तो हमारे इसके ऊपर लग रही, तो क्या ही फ़ायदा। तो इस वजह से 3.6 के ऊपर उन्होंने फिर इसको क्लोज कर दिया। और उस टाइम पे जो बुक थी, हाँ ये कि डिफरेंट एडिशंस आते रहते हैं, डिफरेंट ऑथर्स उसके ऊपर किताबें लिख रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं आया। और जहाँ तक रही लीन मैन्युफैक्चरिंग की बात, अब पूरी दुनिया जो है वो लीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम कर रही है, किस तरीके से हम जो अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकें और अपनी प्रोडक्शन में जो हमारा वेस्ट ज़ाया हो रहा है इसको हम कम से कम कर सकें। क्योंकि जो आपका वेस्ट ज़ाया हो रहा है उस प्रोडक्ट के ऊपर भी तो आपका पैसा लगा हुआ है, उसको आप डंप करके फेंक रहे होते हैं। एक एग्जाम्पल मेरा थोड़ा सा जो है वो लिंक है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मैं देखता हूँ वहाँ पे लीन मैन्युफैक्चर के ज़रिए बहुत ज़्यादा वेस्टेज को कंट्रोल किया गया है, जहाँ पे गाड़ियों के मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्टेज निकल रही होती थी और फिर प्रोडक्शन के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही होती थी, तो बड़ा उसको कंट्रोल किया गया है। तो और ये बिल्कुल एब्सोल्युटली एग्री विद योर स्टेटमेंट, बिल्कुल सही कहा। और ये इंट्रोड्यूस करवाने वाले है कौन, वही जापान है। जी हाँ, जापानीज़ हैं। और अगर आप देखें ना तो जापान ने मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो हम भी कुछ चीज़ों को ड्राइव करके एजुकेशन में लेके आए, जैसे 5S है, क्लीननेस का पूरा मॉडल है, जापानीज़ है, ऑटोमोबाइल्स के लिए है, लेकिन हम उसको एजुकेशन में लेके आ गए हैं। इस तरह से काइजन है जिसके अंदर आप वरना आपके यहाँ ओबाया है, गैम्बा है, ये सारी चीज़ें वो हैं जापानीज़ वर्ड हैं और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में भी आ रहे हैं, एजुकेशन में भी हम लेके उसको आ रहे हैं, पाकिस्तान में भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मुख्तलिफ जो सर्टिफिकेशंस हैं आप देखें उसका भी बेनिफिट ये अल्टीमेटली जो है वो इसी पे है कि यूजर एंड फ्रेंडली जो है वो कम से कम हमारी प्रोडक्शन के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह। अच्छा, एक हमारे यहाँ उमूमी तौर पे देखा जाता है पाकिस्तानी माशरे में ख़ास तौर पे, मैंने रशिया का ट्रैवल किया तो वहाँ देखा कि रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। थाईलैंड में भी मैंने ये चीज़ देखी है, लेकिन पाकिस्तानी माशरे में रिसर्चर्स हैं ही नहीं, और अगर रिसर्च कर भी रहे हैं, जो रिसर्चर्स काम कर रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती है। आप क्या समझते हैं कि जो आपकी रिसर्च हैं, आपकी पब्लिकेशंस हैं, क्या वो कोई चेंज लेके आती हैं आपकी अपनी लाइफ में भी जो आप काम कर रहे हैं उसमें, और बाय एंड लार्ज सोसाइटी के अंदर कोई चेंज लेके आती हैं? बिल्कुल आपने बजा फरमाया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रिसर्चेस को वो मकाम या उस लेवल की नहीं हो रही हैं जो कि पूरी दुनिया में बाकायदा से हो रही हैं। अच्छा, हमारी रिसर्चेस में होता ये है कि कितनी इफ़ेक्टिव है हमारी रिसर्च, ये हमारी साइटेशन से पता चल रहा होता है कि कितनी साइट हुई है, कितने लोगों ने उसको देखा। तो इससे इम्पैक्ट फैक्टर कि हमारी वो पोजीशन क्या है, कहाँ पे आनी चाहिए, या कहाँ पे किस इम्पैक्ट फैक्टर में हमारी जो है वो रिसर्च पब्लिश हो रही है, कितने लोगों ने देखा। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस तरीके के इम्पैक्ट नहीं आ सकते, लेकिन जो रिसर्च है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एग्जैक्टली। तो इसमें काफ़ी टाइम लग रहा होता है उस लेवल तक पहुंचने के लिए। लेकिन बाहर के ममालिक में रिसर्चेस जो होती हैं वो इतनी आसानी से पब्लिश नहीं हो रही होती है, बहुत काम हुआ होता है, जेन्युइन काम हो रहा होता है। ऐसा नहीं कहता कि पाकिस्तान में जेन्युइन काम नहीं होता। नहीं, मैं उसमें ऐड करूँ कि दुनिया में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश होते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं होते। और वो रिसर्च कई लोगों तक
जो है वो चलती है और कई नस्लों तक चलती है। बिल्कुल। यानी एक रिसर्चर चला गया, उसका इंतकाल हो गया, इस हाँ। दुनिया से चला गया, तो दूसरा जो उसको स्टूडेंट आएगा वो उसको आगे लेके उसको बढ़ता है। वहीं बिल्कुल आप सही लेकिन कह रहे हैं। हमारे यहाँ मसला ये है क्योंकि इंडिविजुअल्स होते हैं और कोशिश ये होती है कि अपनी ज़िंदगी में क्या स्पैन ऑफ टाइम है 60-65 साल, बस बस तो उसके अंदर 30-35 साल ही रिसर्च कर पाएंगे, तो ऐसे ही है। चाहते हैं कि उसको जो है As हम much as पब्लिश maximum। उसको कर दें। तो ये शायद वजह है कि जो हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एक्यूरेट नहीं होती हम उसको पब्लिश कर देते हैं। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। अच्छा अभी जब से मैं कोई तकरीबन मुझे भी इतना अरसा नहीं हुआ, अगर मैं कहूँ तो 2 या ढाई 3 साल हुए हैं इस फील्ड में आए हुए। अभी मैं भी आई एम द वेरी बिगनर। हाँ हाँ तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह को तकरीबन 14 से 15 रिसर्चेस पब्लिश हैं और अभी रिसेंटली चैप्टर्स भी मैंने बुक्स के लिए लिखना शुरू किए। अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही रिदम में आते ही आती हैं। लेकिन अब मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ भी अब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया कि 2 या 3 4 6 लोग मिलके एक अच्छी रिसर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने बात कही कि 30-35 साल में बंदा कितना ही लिख जी लेगा। हाँ तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अगर बुक के अंदर 5 या 6 चैप्टर्स हैं तो हम एक दूसरे को कहते हैं भाई ये चैप्टर आप लिख लो अगर आपकी ओके इसके ऊपर कमांड है, दूसरा चैप्टर भाई आप लिख लो। अब उसमें क्या, तो उनका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उस रिसर्च के ऊपर शामिल हो जाता है। अगर एक ही बंदा लिखने बैठे बिल्कुल करता है। मैंने भी इनिशियली फेज में जैसे कि अपने पीएचडी में 2 रिसर्चेस करी है इंडिविजुअल स्टडी में, उससे पहले एमबीए में, ग्रेजुएशन में जी हाँ रिसर्च, तो वो हमने सोलो ही करी है। उससे हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया और हमें पता चल गया 1 से लेके 100 तक या अलिफ से ये था कि रिसर्च पूरी बनती कैसे है। तो हर किसी का एक डोमेन होता है जिसमें वो बहुत अच्छा लिख सकता है। तो इस तरीके से अब हम लोग भी यही कर रहे होते हैं कि 4 6 5 ग्रुप होता है हम जी लोगों हाँ का। एक दूसरे को चैप्टर्स दे देते हैं जिसका जो डोमेन जिसमें अच्छा है, तो वो उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन डाल के अपना रिसर्च लिख रहा होता है। और डेफिनेटली अब चूंकि यूनिवर्सिटीज़ का जी क्राइटेरिया हाँ है पब्लिकेशन का, जी हाँ तो यस इट्स अ हाँ रेस। तो चल रहा होता है इसमें पब्लिकेशन। अब तो बात मैं कहूँगा इससे आगे चली गई है। हाँ वो बात अब ये चली गई है कि अब यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं आपकी पब्लिकेशंस कितनी हैं। कितनी ऐसे ही है। मान लिया कि अगर किसी की बहुत ज़्यादा, फिर वो कहते हैं आपकी इंटरनेशनल हाँ पब्लिकेशंस कितनी हैं। फिर बात इससे और आगे चली गई आपके इम्पैक्ट फैक्टर्स कितने जी हैं। हाँ बात इससे और आगे चली गई कि आपकी साइटेशंस कितनी सही हैं। ऐसे ही है। तो इन बेसिस के ऊपर मैंने देखा है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी हायरिंग का हो रही है। काम क्या है? यूनिवर्सिटी का काम यही है कि उसने रिसर्च करना है, एग्जैक्टली उसने पीएचडीज प्रोड्यूस करने हैं, उसके अलावा यूनिवर्सिटी का कोई और काम रह नहीं एग्जैक्टली जाता। एंड ऑफ द कंक्लूजन वो यही एग्जैक्टली है। वही है। लेकिन मुझे इत्तेफाक हुआ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे ऐसा गेस्ट इनवाइट किया, उनके फाइनल वाइवास मैंने देखे, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि कुछ की तो ऐसी रिसर्च थी, उनकी कमांड थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे वहाँ पे, ऐसे स्टूडेंट्स थे, रिसर्चर्स थे, जो सिर्फ एआई की मदद से उन्होंने, जी हाँ, उनका बड़ा ज़बरदस्त था। और मैं पढ़ के गया था चीज़ों को, ज़ाहिर है वाइवा करना था, बिल्कुल। तो जब मैंने उसमें से सवालात निकाले और सवालात के जवाब, तो उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने लिखा क्या है। और मैं उनसे पूछता था कि बेटा आपके पेज नंबर सो एंड सो पे आपने ये चीज़ दी है, इसको बताओ क्या तो है। क्या है। फिर मैंने उनके सामने उनका पब्लिकेशन सामने रख दी। सही है। मैं कह रहा हूँ बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये क्या चीज़ है। और उसमें से तो कुछ ऐसे थे कि जिनको मैं बेटा कह रहा था, लेकिन वो थे मेरे ही एज के। तो ये चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से हमारे जो इंटरनेशनल एक स्ट्रक्चर है वो रिसर्च के हवाले से ख़राब होता है। बिल्कुल। कहीं आपके सामने ऐसी कोई चीज़ आई कभी? सर आपको पता है कि अगर क्लास में 40 स्टूडेंट हैं तो हर कोई एक लेवल के ऊपर नहीं हो सकता। सही। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आपको पहली दफ़ा क्लास में बात करके ही नज़र आ जाते हैं, और कुछ डंप स्टूडेंट भी होते हैं जिनका मकसद ये होता है हमें बस नंबर आ जाए, हम पास हो जाएं, ये सेमेस्टर निकाल लें, हमारे लिए इतना काफ़ी है। उनका एम, उनका मकसद कुछ और होता है, या उनकी डायरेक्शंस क्लियर नहीं होती, या उनका बैकग्राउंड इतना मजबूत होता है कि उनको पता होता है कि मैं जैसे तैसे करके गुजार लूँ, मेरे अब्बा का तो बिजनेस चल रहा है, मुझे तो वो ज्वाइन करे, मुझे तो बस खाना पूरी के लिए सिर्फ डिग्री चाहिए। अब मैं आपको मुझे इससे एक चीज़ याद आई है। दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो हमारी यूनिवर्सिटी में, हाँ हमारी यूनिवर्सिटी में, खैर वो जब सुनेंगे तो समझ जाएंगे। उनकी ग्रेजुएशन नहीं हुई, ठीक है, लेकिन उनको पायलट बनने का इतना शौक था कि सारी उन्होंने ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर ली। जब कमर्शियल पायलट के लिए जहाज उड़ाने के लिए वो एलिजिबल हो गए, उन्होंने कहा कि ठीक है अपनी डिग्री सबमिट करवाएं। तो डिग्री नहीं, लेकिन जहाज उड़ाने में माहिर जी। तो ऐसा भी होता है, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, तो हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज होती हैं। एक ज़माने में जब आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के लिए मस्ट कर दिया गया था कि ग्रेजुएशन की डिग्री लाजमी होनी है। अभी मेरे जहन में नहीं है कि अभी मस्ट है या नहीं है, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये चीज़ हुई थी।
तो बहुत से ऐसे लोग थे कि उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री जमा करा दी, फिर उनसे कहा गया कि मैट्रिक की डिग्री दें, तो कहेंगे अच्छा मैट्रिक भी करना था। तो ये आप सही कह रहे हैं कि इस हाँ, किस्म के जोक्स इस माशरे में हो जाते हैं बाज़ औक़ात। बिल्कुल बिल्कुल। अहमद, हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के एजुकेशन सेटअप्स हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर एक प्राइवेट सेक्टर है। ये तो दुनिया भर में है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक इस्लामी माशरा होने के वजह से आप देखते हैं कि हमारे यहाँ एक मदरसा सिस्टम भी है, और जो पहले तो सिर्फ दीनी तालीम के ऊपर काम कर रहा था, अब वो दुनियावी तालीम के ऊपर भी काम बिल्कुल। कर रहा है। ये सवाल मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आपने दुनियावी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कहें, आप स्कूलिंग सिस्टम कहें, बिल्कुल। कॉलेज यूनिवर्सिटी सिस्टम, और फिर आपने मदरसे की भी तालीम हासिल बिल्कुल। की है। तो आप क्या समझते हैं कि आज आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, तो क्या इंडिविजुअल्स का ये किरदार होता है कि एक मदरसा सिस्टम से निकल के भी आप तरक्की कर जाते हैं, या फिर ये सिस्टम की कामयाबी है? बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हाफिज़ कुरान। माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा, हाफिज़ कुरान बनने का कभी सोचा नहीं था, और वो कहते हैं कि बच्चे को जितनी जल्दी मदरसे में हिफ्ज़ करने के लिए डाल दिया जाए जी। वो बड़ा बेहतर होता है, और जी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे का जो दिमाग होता है वो कोरा कागज़ होता है। ऐसे ही है। उस टाइम पे जो उसके ज़हन में शुरू के इनिशियल डेज़ में कुछ सालों में आ गया तो आ गया। अब अगर कोई मुझे कहता है हिफ्ज़ करने के लिए, तो मैं तो शायद सुन सकता हूँ, मैं करने का सोच भी बहुत नहीं मुश्किल सकता, काम है, ऐसे ही है। क्योंकि लाइफ टफ से टफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती चलती जी। चली जाती हैं, और सोशली हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि क्योंकि हिफ्ज़ कुरान करना वो एक पूरा एक जॉब है, ऐसे ही है। मतलब आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, उसके हुँ। अलावा आपकी ज़िंदगी में हुँ, कुछ नहीं होना हुँ। चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ 1.5 से 2 साल के अरसे में मदरसे में हिफ्ज़ किया, माशाल्लाह। तो इसका जो है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक वो एक होता है ना दिल का इत्मीनान, ऐसे ही है। तो उस चीज़ ने नो डाउट के उसके बाद से जो तरक्की की मंजिलें कह लें, या अल्लाह पाक का करम है कि उन्हें जिस हाल में जैसे अभी तक जहाँ पे पहुँचाया है, बड़ा करम है, तो सिर्फ़ ये उसी की बदौलत है, बेशक। मैं ये समझता हूँ। और जो अगर लोग नहीं हैं, मैं ऐसा नहीं समझता कि वो नहीं है, बिल्कुल, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप दुनिया के साथ-साथ दीनी तालीम को भी साथ लेके चलें। हमारे एटलीस्ट कॉन्सेप्ट ये हो गया है ना कि अगर आप हाफिज़ कुरान हैं, तो फिर आपकी जॉब्स क्या रह जाएँगी? आप किसी मदरसे में पढ़ाएँ, पढ़ा रहे होंगे, आप मस्जिद मौलवी होंगे, के जी मौज़िन पेश होंगे, इमाम हो जाएँ, इससे ज़्यादा फिर नहीं हो आप सकती। दुनियावी जॉब्स की तरफ नहीं देखते, और कहीं न कहीं माशरा भी आपको क्रिटिसाइज़ करता है कि एग्ज़ैक्टली। हाफिज़ कुरान हो के तुम जो है वो ये काम करने लगे। सही कह तो रहे हैं। क्या हाँ, ये अक्सर ताने सुनने को मिलते ये हैं। मिलते हैं? बिल्कुल, ये बड़ा कि उमूमी तौर पे ये इस तरह की चीज़ आती है बिल्कुल, माशरे में सामने। लेकिन बात वही है कि फिर वो बात आ जाती है कि आपकी उठना-बैठना आपके किन लोगों के साथ है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं करूँगा, लेकिन वो जब आपके पेरेंट्स कहते हैं ना कि आप पहचाने जाते हो अपने जी, दोस्तों की वजह से, जी। आपकी गैदरिंग, ये बात बिल्कुल सही है। सही। क्योंकि मैं जहाँ पे रहता था, मैं जहाँ पे खेलता था बचपन हुँ। में, तो मेरे जितने भी दोस्त थे वो इर्द-गिर्द वो सारे हिफ्ज़ कर रहे थे। सही, उन्हीं को देखते हुए मैंने ये कहा। सही। तो ये बात बिल्कुल सच है, मेरे ऊपर तो हाँ, इम्प्लीमेंट हाँ, हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात बिल्कुल सही है, और ऐसा नहीं है कि अगर आप हिफ्ज़ कर लिया तो आप हुँ। मस्जिद के मौलवी हैं, ऐसा हुँ। कुछ भी नहीं है। मिसाल आपके सामने, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ में प्रोफेशनली कामयाब हो रहे हैं। हम जब कुरान अरबी में पढ़ रहे होते हैं, क्या जी। हमारी जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ, 30, 40, 50, 60 प्लस लोग, इवन के लोग मर भी जाते हैं। जी। पूरी 60 साल की ज़िंदगी में मैं सिर्फ अगर एक सवाल पूछूँ कि आपने उर्दू में कभी कुरान पढ़ा है? बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा। सर, मेजॉरिटी ने जी नहीं हाँ, पढ़ा। जी हाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर उर्दू आप में क्या, अरबी में भी बहुत से लोगों ने नहीं नहीं पढ़ा। पढ़ा होता, हुँ। तो मैं ये कहता हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दफ़ा उर्दू में कुरान जी। पढ़ के देखें, तो हुँ। एटलीस्ट अल्लाह पाक आपसे कहना क्या चाह रहा है, ऐसे ही है। उसमें क्या-क्या वाक़यात लिखे हुए हैं। तो मैंने जब पढ़ना शुरू हुँ। किया था, और जब मुझे चीज़ें पता चलना शुरू हुई, तो मैंने कहा ये तो मतलब हम किस डायरेक्शन में हुँ। जा रहे हैं, और हुँ। अल्लाह पाक हमें किस चीज़ की हुँ। तालीम दे रहा है। तो वो बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्ट हो गई थी हुँ। चीज़ें। कहते हैं कि जब तुम चाहते हो कि अल्लाह से बात करो, तो नमाज़ पढ़ो, और बेशक, जब तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बात करे, तो तो कुरान कुरान पढ़ो। पढ़ो। और बेशक, सारे खुश को तर का अहवाल जो है वो इस कुरान पाक में बेशक, मौजूद है। और यही कुरान पाक हमें ये भी सिखाता है कि आप हुकूक़ अल्लाह के साथ-साथ हुकूक़ुल इबाद की इबाद, तरफ भी, और बड़ा ज़ोर है। बिल्कुल। अल्लाह अपने हुकूक तो माफ़ कर देगा, अल्लाह और बंदे का मामला है, लेकिन जो हुकूक़ुल कुल इबाद इबाद है हैं, वो कभी जब माफ़ नहीं तक होंगे। वो बंदा शख्स नहीं माफ़ करेगा, तो अल्लाह भी नहीं माफ़ करेगा। अल्लाह ने बिल्कुल, वीटो पावर जो है वो उस शख्स को ही बंदे दी को हुई दी है। हुई है। तो आप भी, मैंने देखा है कि बड़ा आप सोशल सर्किल के अंदर और सेक्टर के अंदर बड़ा आपने काम किया, रोटरी के साथ भी इंगेज रहे, और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप इंगेज रहे। तो कहीं न कहीं ये इस्लामी तरबियत का नतीजा था, या फिर खुद घर का माहौल ऐसा था, या दोस्तों की तरफ से, कहाँ से इस तरफ आए आप?
सर बचपन में एक ये चीज़ देखी थी कि अगर वो शख्स कोई काम कर रहा है तो जब वो कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। Okay. वो अगर वहाँ पर पहुँच सकता है तो एटलीस्ट माना कि मैं वहाँ पे भले से नहीं पहुँच सकता, लेकिन उसके लिए एफर्ट ज़रूर कर सकता हूँ, उसके करीब तर पहुँच जाऊँ। तो जब मैं सोशल मीडिया पे इन हुआ, जब मैंने लोगों को देखा, अच्छा मुझे ये जितनी भी नॉलेज इन्फॉर्मेशन अब तो हर किसी को मिल रही होती जी है, हाँ। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ को तकरीबन जब फेसबुक नया आया था हाँ, हाँ। 2007-8 की, जी हाँ। तो 12-13 में जाके इस तरह की एक्टिविटीज शुरू हो गई थी। हम्म। तो मैं उस टाइम से बड़ा फॉलो कर रहा मुझे था और याद है मैं मैं लोगों को 2009 में पहला आईडी बनाया फेसबुक के ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा हमारा सबका वही टाइम था। तो जब मैं लोगों को मैंने कहा जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जब मैं चीज़ें देखता हूँ और चूंकि मेरा बैकग्राउंड वो सेल्स और मार्केटिंग का जी रहा हाँ। है, तो इन्वॉल्वमेंट लोगों के, और मुझे पता है क्योंकि जब आपके साथ लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, आपके पास एक दूसरे को जान रहे होते हैं, तो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, कहीं ना कहीं कोई बंदा काम ज़रूर आ जाता है। ऐसे ही है। तो एटलीस्ट वो आपको नहीं भी आ सकता तो आपको इन्फॉर्मेशन, गाइडलाइन, और ये तो अच्छी बात है कि आपका नेटवर्किंग बड़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए एटलीस्ट दुनिया में कि चल क्या रहा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, आपको अपना भी पता होना चाहिए। तो एक दूसरे से नेटवर्किंग, जिस तरीके से आपने रोटरी का जिक्र किया, जी। काफ़ी टाइम से मैं रोटरी को फॉलो कर रहा था। फिर किसी साहब से मुलाकात हुई, फिर जी। रोटरी क्लब ज्वाइन किया, फिर मुझे पता चला एफपीसीसीआई, हम टीवी में देखते थे एफपीसीसीआई की जी ये हाँ, मीटिंग हुई ऐसे है, ही है। हमने कहा ये क्या है, तो अब इसके अंदर थोड़ा सा इन हुआ हूँ पिछले 1-1.5 साल में। फिर केसीसीआई का पता चला, जी हाँ। फिर काटी का पता चला। जी तो हाँ। अब इन सारी चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता इन हो रहा है, नेटवर्किंग बढ़ रही है, लोगों का पता चल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज हमने अपनी पूरी लाइफ में हासिल करी है, अब कोशिश है कि वो डिलीवर करें आगे लोगों को, लोगों से कोई इन्फॉर्मेशन ले, तो इसी तरीके से एक दूसरे को देते हुए ये चीज़ आगे चले। इस पे मुझे एक चीज़ याद आई है, एक मैंने नॉवल पढ़ा था डेल कार्नेगी का, सिन ऑफ डिजर्ट, रेगिस्तान से गुनाह। जी वो हाँ। क्या चीज़ है, उसमें ये होता है कि कुछ 7-8 लोगों का ग्रुप होता है, वो रेगिस्तान में कहीं जा रहे होते हैं, समिट के ऊपर वो कहीं फंस जाते हैं। ओके। और उनको कई हफ्ते गुजर जाते हैं, उनको पानी मैसर नहीं होता, खाना सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। रोज़ वो लोग कहीं ना कहीं निकलते हैं पानी की तलाश में, और शाम में एक ही जगह के ऊपर आके गैदर हो जाते हैं और रात गुजारते हैं। फिर दोबारा यही एक्टिविटी वो लोग 1 हफ्ते से कर रहे होते हैं। उनमें से एक शख्स को पता चल जाता है कि इतने किलोमीटर जाओ, इस पहाड़ के नीचे जाके यहाँ पे पानी टपक रहा होता है, वो जाके आप पानी पी लो। वो इस तरीके से बड़े अच्छे से सर्वाइव कर रहा था। एक दिन वो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, और मीनवाइल पीछे लोग भी इसी वजह से मर जाते हैं क्योंकि उनको पानी का नहीं पता होता। तो एक तो ये आप देख लें, एक बंदे को पता था, उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो वो अपने आप मर गया, और उसकी ना देने की वजह से इन्फॉर्मेशन पिछले 7 लोग भी मर गए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास कोई नॉलेज, इन्फॉर्मेशन है, तो वो आप दूसरों में बांटें। इससे ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे ज़्यादा कामयाब हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ तो अल्लाह ताला ने लिख दी ना, हर किसी का डिफरेंट होता है। कोई आपसे ज़्यादा कामयाब हो रहा होता है, कोई कम कामयाब हो रहा होता है, ये अल्लाह ताला की अपनी मसलहत है इसमें। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको दूसरों से शेयर करनी चाहिए, आपके इल्म में अल्लाह पाक उतना ही इजाफा करेगा। अहमद, बहुत अच्छी आपने बात की, और समझिए कि इल्म ही वो वाहिद चीज़ है जो बांटने से बढ़ता है, बेशक, कम नहीं होता। एक क्विक सेगमेंट आपके साथ दिस एंड दैट। श्योर। इंडस्ट्री या एकेडमिक्स? एकेडमिक्स। थ्योरी या प्रैक्टिस? प्रैक्टिस। लोकल इम्पैक्ट या ग्लोबल रिकॉग्निशन? क्लासरूम टीचिंग या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग? कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। रिसर्च या कंसल्टेंसी? रिसर्च। ओके। नॉलेज या स्किल्स? स्किल्स। लीडरशिप या मैनेजमेंट? लीडरशिप। पाकिस्तान या अब्रॉड? सर दिल में पाकिस्तान, वैसे अब्रॉड। थैंक यू वेरी मच अहमद फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपसे दोबारा बात होगी। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने इज्जत बख्शी और बुलाए। इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।